नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे कोरोना का ब्रेक फेल। हिंदुस्तान में जैसे जैसे कोरोना अनलॉक के चरण बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश में कोरोना का ब्रेक फेल हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग भूलते जा रहे हैं। मास्क लगाना तो किसी की जरूरी ही किसी को नहीं लग रहा है। सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को एक बार फिर से कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड बना है। पहली बार एक दिन में 800 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। तो वहीं शनिवार को लखनऊ में 20, संत कबीर नगर में 14, रामपुर में 9, हरदोई में 8 नए संक्रमित, कानपुर में 24 घंटे में 49 संक्रमित मिले हैं। यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,652 हो गई है। यूपी में अब तक 507 लोग दम तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से लेकर फर्रुखाबाद और लखनऊ से लेकर संत कबीर नगर तक में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। डायल 112 के 5, केजीएमयू में इलाज के लिए आने वाले 5 और हंसगंज 1, इंदिरा नगर, जानकीपुरम 1, काकोरी 1 और रहीमाबाद के मरीज शामिल हैं। यूपी 112 में 5 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना संकट को लेकर सरकार लगातार नजर रखे हुए जागरूकता के साथ साथ संकट से निपटने के लिए सरकार सारे इंतजाम कर रही है। लेकिन कोरोना का संकट घटने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हर दिन बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या सरकार की मुश्किलें खड़ी कर रही है। कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से यूपी के साथ साथ देश में बढ़ रहे हैं, वो वाकई हैरान और परेशान करने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोरोना का ब्रेक फेल हो रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस का ब्रेक फेल हो गया। पहली बार एक दिन में 800 से ज्यादा संक्रमित केस जो है वो मिले हैं। शनिवार को लखनऊ की राजधानी की बात करें तो 20, संत कबीर नगर में 14, रामपुर में 9, हरदोई में 8, इस तरह से हर जगह पर गांव-गांव, शहर-शहर जो मामले हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अनलॉक के फेजेस बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आने वाला दिन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लोग सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे सड़कों पर ज़्यादा लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जबकि कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है तो लोगों में कोरोना का खौफ और डर भी कम होता जा रहा है। हमने लॉकडाउन में देखा था बड़ी तादाद में लोग जो है सोशल डिस्टेंस का तो इस्तेमाल करते ही थे और साथ ही साथ मास्क भी लगा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, चीज़ें शुरू हो रही हैं, शहरों में चहलकदमी बढ़ गई है, तो हम ये देख रहे हैं कि कोरोना का डर लोगों के अंदर से कम होता जा रहा है और उन सब के बीच संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। इन सब के बीच ये भी समझने की जरूरत है, जो हेल्पलाइन नंबर है डायल 112, उसमें केजीएमयू में इलाज के आने वाले 5 और हसनगंज और इंदिरा नगर, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो वहां से भी हर जगह से धीरे धीरे केसेस सामने आ रहे हैं और हॉटस्पॉट जो इलाके हैं वो भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें सोशल डिस्टेंस बनाना है, हमें मास्क पहनना है, हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अभी बनी नहीं है। इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सैयद जरीन सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर आकाश माथुर सीनियर रेजिडेंट एसजीपीजीआई से हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और इन सब के बीच, क्योंकि ये सुबह बोलेगा आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इस बढ़ते हुए संक्रमण पे, इस बढ़ते हुए कोरोना वायरस को लेकर आप अपनी बात भी हमेशा की तरह रख सकते हैं। फिलहाल इन सब के बीच हमारी आपसे गुजारिश और दरख्वास्त भी है
कि आप मास्क पहने, हाथों को सही तरह से सैनिटाइज करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आकाश माथुर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये कोरोना एक तरह से जो ब्रेक फेल हुआ है, जो रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये कहीं न कहीं हमारे लिए वाटरशेड मूवमेंट जैसा है। अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश ने बाकी प्रदेशों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जिस तरीके से केस हमारे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब यदि हमने थोड़ी सी भी कोताही और बढ़ती तो हमारा हाल भी महाराष्ट्र, दिल्ली जैसा होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सड़कों पे देखें तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं, लोग मास्क पहनना भूल चुके हैं, लोगों को लगने लगा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और कहीं ना कहीं एक ये भावना सब में पैदा हो गई है कि भाई मुझे कुछ नहीं हो सकता या मैं सेफ हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भावना कि भाई बाकियों को हो रहा है, मैं तो सेफ हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। आपको लेवल ऑफ सस्पिशन बहुत हाई रखना पड़ेगा और एक आम आदमी के नाते आपको यहाँ ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप ये मान के चले कि हर व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और वही मुझे लगता है कि आप सरकार की भी जिम्मेदारी है कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे समझना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, आप भी लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। आने वाली स्थिति, आने वाले जो महीने हैं, उसके मद्देनज़र चीज़ों को देखा जाए, इन केसेस को देखा जाए, तो आने वाला वक्त हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, जिस गति से केस बढ़ रहे हैं, जैसे कल भी 817 केस लगभग हमारे प्रदेश में थे। आने वाला वक्त निश्चित ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है हम सभी के लिए। हम रोज मेडिकल कॉलेजों में भी देख रहे हैं और एलजीपीजीआई जैसे अस्पताल, जो कि L3 लेवल के अस्पताल हैं, जहाँ पे केवल गंभीर रोगी ही भेजे जाते हैं, वहाँ भी लगभग आधी कैपेसिटी फुल हो चुकी है अस्पतालों की। तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ एक और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मतलब सिर्फ मरीजों की संख्या ही नहीं बढ़ रही है, जबकि गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि निश्चित ही चिंताजनक है हमारे सबके लिए। आकाश माथुर जी, अब जैसा कि आप साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं, अब जब संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी तो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी अब धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएंगे। अब जो बेड्स खाली पड़ी वो भी जो है फुल होती जाएंगी। तो उस स्थिति से हम कैसे निपटेंगे? क्या कोई प्लान इसको लेकर तैयार किया गया है? क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी यही देखने को मिला था। स्वास्थ्य सेवाएं जब चरमरा गई थी, जब संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई, तो लोग सड़कों पर हमने देखा कि बेड लगे हुए थे, लोग उसमें थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आखिर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो हम लोगों का पेशेंट इनफ्लो था, उसको देखते हुए हम लोग डिस्चार्ज वगैरह की पॉलिसी में काफ़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे। आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी शुरुआत में ये थी कि जब तक मरीज की 2 जांच नेगेटिव नहीं आ जाए तब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करना है। बाद में वो गाइडलाइंस भी परिवर्तित हुई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक स्थिति ऐसी जरूर आएगी जहाँ पे जो माइल्ड या फिर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, उन्हें हमें सिर्फ घर में रखना पड़ेगा और अस्पताल में केवल हम उन्हीं मरीजों को ले पाएंगे जो कि अति गंभीर है, जिनको की मेडिकल केयर की तुरंत आवश्यकता है। तो इसीलिए सभी आमजन से मैं यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि खुद को सुरक्षित रखें। आपकी सुरक्षा सरकार से ज्यादा आपके खुद के हाथ में है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इस बीच सैयद जरीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सैयद जरीन, एक तरफ बढ़ते मामले हैं, दूसरी तरफ सरकार की मजबूरी भी है कि हम ज़्यादा दिन तक चीज़ों को बंद नहीं रख सकते, लिहाजा अनलॉक के जैसे जैसे फेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, या प्रशासन, सरकारें कंफ्यूज हो चुकी हैं, उनके पास अब इस चीज़ से निपटने के लिए कोई रोड मैप नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लॉकडाउन, जब 500 मरीज थे तब लॉकडाउन, सुपर लॉकडाउन कर दिया गया था और पूरे देश ने उस प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरे देश ने इसका पालन करा था। और उस वक्त जो था वो इतनी ज्यादा मतलब लोगों के अंदर डर था कि वो शायद बिल्कुल ही अगर निकलने से भी डरते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और जब लॉकडाउन जो है वो हम फर्स्ट इस टाइम लॉकडाउन चरण में पे हैं कि लॉकडाउन पूरा खुल गया है और जिंदगी जो है वो अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से चल रही है। अच्छा, लॉकडाउन प्रॉपर कर भी नहीं सकते जिस तरीके की हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था है और जो लोगों को परेशानी, जो दुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो उसमें हम प्रॉपर लॉकडाउन कर भी नहीं सकते। तो एक एक फेज पे आकर गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है वो लॉकडाउन खोल दिया।
लेकिन कहीं न कहीं लोगों को इसकी शायद गंभीरता समझ में नहीं आ रही है कि कितना गंभीर बीमारी है। ये एक पैंडेमिक डिज़ीज़ है और इससे जो है वो सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन दे दी कि भई मास्क और सैनिटाइज़र ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। आप किसी भी शॉप पर जाएँ, आप किसी भी कार्यालय में जाएँ या घर से निकलें, तो ये प्रॉपर होना ही होना है। लेकिन शायद लोग अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका पालन शायद करना वो भूलते जा रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार की भी ज़िम्मेदारी पड़ती है कि कड़े सख्त कदम उठाए जाएँ और लोगों को इस चीज़ के लिए वो अवेयर कराया जाए है कि अगर ये देखिए जैसे मुंबई के, महाराष्ट्र के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के हमें हालात दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सबक लेना है हमें और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्योंकि देखिए जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनेगी, कोई दवा नहीं आ जाती है, तब तक हमें खुद अपने आप की अपनी ज़िम्मेदारी अपने परिवार की खुद से लेनी। एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही हमें अपनी ज़िंदगी को या अपनी जो हमारी तर्ज ज़िंदगी, जो हमारी डेली की जो दिनचर्या है, उसको हमें चलाना है। लेकिन लोग हम देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसमें नाकाम हो रहे हैं। आप सड़कों पर निकल कर देखिए, आप बाज़ारों में देखिए। सही जरीन, मुझे ऐसा लगता है कि जब लॉकडाउन था तो जब लोग सड़कों पे सन्नाटा देखते थे, जब कोई गतिविधि नहीं थी, तो ऐसा लोगों को लगता था कि हाँ भाई कोरोना है और एक डर लोगों के अंदर था। अब जब लोगों ने सड़कों पे चहल पहल देखी, बाजारों में चहल पहल देखी, तो वो ऐसा लग रहा है कि कोरोना भूल गए हैं। ऐसा उन्हें लग ही नहीं रहा कि अब कोरोना है और यही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो एक मनोदशा होती है, इंसान ही समझ रहे हैं, जिस वजह से बिल्कुल कोई डर खत्म हो गया लोगों के अंदर। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेंटल स्टेज होती है कि जब एक उन्होंने देखा कि सड़कों पे सन्नाटा है, तो वो डर दिल में बैठ गया कि हाँ, ये एक गंभीर बीमारी है, एक ऐसी महामारी जो जान ले सकती है। लेकिन जैसे एकदम से लॉकडाउन जब खुल गया और लोगों ने देखा कि नहीं सब लोग चल रहे हैं और कहीं न कहीं मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग देखिए टीवी पर रोज़ देखते हैं आंकड़े कि ये आंकड़ा है, ये शहर का आंकड़ा है, ये इस प्रदेश का आंकड़ा है। लेकिन लोग शायद ये बात समझ नहीं पा रहे कि वो आंकड़ा नहीं है, वो एक इंसान है, वो इंसान के काउंट हो रहे हैं। जो बीमारी में मुब्तला है ये उनका काउंट है, जो अब मृत हो चुके हैं ये उनका काउंट है। ये किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, किसी के परिवार के सदस्य हैं। जब तक हम इस आंकड़े को हम सीरियसली ये नहीं सोचेंगे कि ये एक इंसान है, ये इंसानों के हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये हम किसी चीजों के आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। जो फ्लैश टीवी पे न्यूज पे नीचे रोज फ्लैश हो रहा है कि लखनऊ में इस तेजी से बढ़ रहा है कोरोना और यूपी में ऐसा बढ़ रहा है और 3 करोड़ से ऊपर अब हमारा हिंदुस्तान पार कर चुका है। तो ये आंकड़े कहने के लिए आंकड़े नहीं, ये इंसानी जिंदगी है जो हम धीरे धीरे खो रहे हैं। ये इन्फेक्टेड लोग हैं जो कोरोना कोविड-19 के इन्फेक्शन से ग्रसित हो रहे हैं। ये शायद लोगों को गंभीरता ये समस्या समझ में नहीं आ रही है। सही आपने कहा। इस बीच डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, लेकिन एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा कदम उठाया। ट्रूनेट मशीन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ट्रूनेट मशीन आती है जिसमें 102 घंटे में जो है वो कोरोना संक्रमण का मामला केसेस के बारे में सही जानकारी मिल जाती है, क्योंकि ये स्थिति देखने को मिल रही थी जो दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग थे उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसको लेकर क्या इससे कितना फर्क महसूस होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। खासतौर पे कोरोना मरीज ही नहीं, जो नॉन कोरोना मरीज है उनको भी बहुत अच्छा इससे बेनिफिट होने वाला है। SGPGI में हम लोग इस मशीन का प्रयोग चालू कर चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि पहले जो मरीज हमारे पास आते थे किसी भी गंभीर बीमारी से थे, मान लीजिए हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है या कोई मरीज बेहोशी की स्थिति में आता है, उसे हमें एक होल्डिंग एरिया में रखना पड़ता था जहाँ तकरीबन 24 घंटे तक हम उसे केवल वहाँ पे एक लिमिटेड केयर दे पाते थे और फर्दर जो स्पेशलाइज्ड केयर है उसके लिए उसको वार्ड में शिफ्ट करना है, वो चीज एक कहीं ना कहीं हमारे हाथ बंधे रहते थे। उस कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। जो होल्डिंग एरिया के मरीज हैं अब उनकी रिपोर्टें हमें 2 घंटे में प्राप्त हो रही है, जिससे कि उनको दी जाने वाली सेवाओं में भी बहुत तेजी आ गई है, जिसके कारण उनको भी फायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम। डॉक्टर साहब इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त आपको, ये ट्रूनेट मशीन आपकी रफ्तार क्या है, कितने एक दिन में हम कितने संक्रमण केसों के बारे में इससे पता लगा सकते हैं? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो दूसरी डिजीज से परेशान है, दूसरी बीमारियां उन्हें हैं, और लखनऊ के लिहाज से हम देखें तो वहाँ पे कितनी ट्रूनेट मशीन काम कर रही है? क्या उस आबादी के लिहाज से या दूसरे शहरों की आबादी के हिसाब से एक ट्रूनेट मशीन क्या पर्याप्त है या ज़्यादा होने की ज़रूरत है?
देखिए, इसमें लगभग 2 घंटे का समय लगता है। एक बार में 8 से 10 सैंपल हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं। तो जहाँ तक मशीनों की संख्या की बात है, तो बहुत कम है। हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि भारत जैसा देश इस तरह की संक्रामक बीमारी के लिए, जो कि सभी के लिए नई है, उसके लिए इक्विप्ड तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी हम उस जो सीमित संसाधन है, उसमें अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में ट्रूनेट मशीन एक बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जाना चाहिए और आगे पीछे एक एंटीबॉडी या फिर एंटीजन बेस्ड रिलायबल टेस्ट की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि काफी ज्यादा संख्या में एक साथ लोगों को टेस्ट किया जा सके और कम्युनिटी टेस्टिंग इससे इंक्रीज की जा सके। अभी आप डॉक्टर साहब राजधानी की हम बात करें तो वहां पे क्या टेस्ट रफ्तार चल रही है टेस्टों की? देखिए, एसजीपीजीआई की मैं बात करूं तो लगभग 300 से 400 आरटी-पीसीआर सैंपल हम दिन जांच कर रहे हैं। लगभग केजीएमसी में भी इतने ही सैंपल टेस्ट होते हैं, आरएमएल में उससे थोड़े कम। तो मुझे लगता है कि 1000 से 1200-1300 सैंपल हम प्रतिदिन कम से कम टेस्ट कर पा रहे हैं। ट्रूनेट मशीन आने के बाद इस आंकड़े में कितनी वृद्धि आती है, ये हमें अभी देखना बाकी है। लेकिन आरटी-पीसीआर की अपनी लिमिटेशन है कि उसमें काफी टाइम लगता है, तो मुझे लगता है ट्रूनेट से इसमें काफी और गति आएगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? हमने देखा कि बड़ी तादाद में एक तरफ श्रमिकों ने पलायन भी किया है लगातार। अब तो खैर चीजें अनलॉक की तरफ है तो बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है इस संक्रमण की रफ्तार का बढ़ना? आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले सिंगल सोर्स इवेंट और उसके बाद माइग्रेंट लेबर, इनके आगमन के चलते प्रदेश में स्थिति विस्फोटक होना हमारे अनुमान के हिसाब से होना ही था। उसमें एक डिलेड सर्ज आई है, उसमें हमें कुछ वक्त लॉकडाउन के कारण मिला, जिसमें हमें तैयारी का पूरा समय मिला। मुझे लगता है जिस तरह प्रशासन का दावा है कि 1 लाख बेड बना लिए गए हैं, तो उससे आने वाले समय में स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि महामारी बढ़ेगी तो प्रदेश में उसको टैकल करने की रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से माइग्रेंट लेबर जो है उसके आने से केस बढ़े हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश की जनसंख्या है, उस हिसाब से माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम को प्रदेश में बेहतर तरीके से हैंडल किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहतर तरीके से हैंडल किया। डॉक्टर साहब, ये बात सही है। जरीन, हमने देखा कि जब संक्रमण की एक तरफ रफ्तार ही बढ़ रही है, मैं डॉक्टर साहब से ट्रूनेट मशीन का मैंने जिक्र भी किया, लेकिन ऐसे बहुत से मरीज हैं जो दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं, या वो लेडीज हैं जिनकी जो प्रेग्नेंट हैं, बहुत समस्याएं उनको जमीनी स्तर पर देखने को मिली। आपने एक बहुत सही प्रश्न मुझसे करा है और मैं इसी के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि देखिए, जैसे ट्रूनेट मशीन का हो रहा था, ट्रूनेट मशीन से हम एक दिन में 16 से 18 टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रैपिड एंटीजन मशीन होती है जिससे हम 20 से 24 मिनट में एक टेस्ट उससे कोविड का हो सकता है। अब कहीं ना कहीं देखिए, इस टाइम जो बड़ी समस्या है, तो कोविड-19 तो समस्या है ही है, लेकिन उसके अलावा जो लोग और बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो उनको कोई लिवर प्रॉब्लम हो, या वो प्रेग्नेंट लेडी हो, या कोई और दिक्कतें हो किसी भी तरीके की, तो जब तक आप कोविड-19 टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेकर के जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। वो पहले कहता है, वो हाथ लगाने से मना कर रहा है, वो कह रहा है पहले आप कोविड की जांच लेकर कर आइए, क्योंकि उसको भी गवर्नमेंट से गाइडलाइन मिल रखी है कि आपकी कोविड पेशेंट का जो है, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, आप उसकी प्राइवेट उसको नहीं ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों में समस्या बढ़ रही है। इसी वजह से कोविड का जो टेस्ट है, जो रेट है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो रैपिड एंटीजन के जरिए हो, चाहे वो हम ट्रूनेट मशीन में और ज्यादा इजाफा करें कि लोगों को टेस्ट जो है वो आसानी से होने पाए, ताकि जो और बीमारियां हैं, देखिए ये तो जिंदगी का हिस्सा है बीमारियां, तो जो कहीं ना कहीं देखिए जो मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, जैसे प्रवासी मजदूर की अभी आप बात कर रहे थे कि एक बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आया है, बड़ी तादाद में जो लोग बाहर थे वो अब अपने अपने शहरों में लौटे हैं, तो वो जो ट्रेवल के दौरान वो जिन दुविधाओं से होकर के गुजरे हैं, तो हो सकता है वो संक्रमित हो गए हों। तो कहीं ना कहीं हमको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, ताकि टेस्टिंग के आधार पे उनको और जो समस्याएं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसको फॉलो अप कर सके और उसके बाद उनका सही ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
ये बहुत बड़ी समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में या फिर आपके शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर आप बात रख सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको लेकर भी आप अपनी साफ तौर पर सूबा बोलेगा में अपनी बात रख सकते हैं। यह पसंदीदा प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, हम आपकी बात को सरकारों तक पहुंचाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको एक बार से बताना चाहते हैं कि आखिर संक्रमण की रफ्तार क्या चल रही है। इसको बताने के लिए थोड़ी देर में हम ग्राफिक्स दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सैयद जरीन हमारे साथ जुड़ी हुई, डॉक्टर आकाश माथुर भी जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो उनसे भी कोरोना से जुड़े हुए, कोई लक्षण से जुड़े हुए, आप उनसे भी सवाल इस वक्त पूछ सकते हैं। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। इस बीच डॉक्टर आकाश माथुर जी, जो बात सैयद जरीन कह रही हैं, ये समस्या, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें जब कोई बीमारी से पीड़ित या इमरजेंसी केस पहुंचता है, वहां पे ये बात कही जाती है भाई संक्रमण की, जो मैं मानता हूं बहुत जरूरी है कि आप कोरोना का टेस्ट कराइए। आखिर इस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में आबादी है जो इससे जूझ रही है, इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो गंभीर मरीज हैं उनको तो हम होल्डिंग एरिया में रखते हैं, जिनको कोरोना का सस्पिशन कम होता है। जिनको कोरोना का सस्पिशन ज्यादा है उनको एक T3 करके हमने स्क्रीनिंग एरिया बनाया है, वहां पे रखते हैं। तो जो गंभीर मरीज है उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल मेडिकल केयर डिनाई कर दी जाए, ऐसा नहीं है, उसको बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एड्रेस किया जाए प्रॉब्लम को, लेकिन निश्चित रूप से एक लिमिटेशन जरूर है। बड़ी संख्या में मरीज ऐसे हैं जिनको तुरंत भर्ती की है, फिर भी उनकी बीमारी गंभीर है, लंबे समय से चल रहा है, कोरोना की रिपोर्ट के बिना उन्हें इलाज मिलने में दिक्कत तो निश्चित रूप से आ रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैं ये भी उठाना चाहूंगा कि अभी तक हमारे प्रदेश में जो पॉलिसी रही है, उसमें खासतौर पे यदि मैं राजधानी की बात करूं तो आप देखेंगे कि KGMC और SGPGI में हम समान सी नीतियां लागू करते आए हैं। SGPGI का ट्रॉमा सेंटर था, उसको हमने 200 बेड का एक राजधानी कोविड अस्पताल में कन्वर्ट किया है और SGPGI से हमने वर्कफोर्स लेके वहां पे लगाई है। अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि KGMC जैसे जो अस्पताल है वहां पे SGPGI से 4 से 5 गुना वर्कफोर्स है, क्योंकि SGPGI में केवल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वहां पे MD MS नहीं है, तो रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या भी काफी कम है। ऐसे में अब मुझे लगता है कि स्थिति आ गई है कि हम डॉक्टरों ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए, डॉक्टर संतोष दुबे जी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात को रखिए सर। डॉक्टर साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर आकाश माथुर जी, अपनी बात को पूरा करें। आप बेड्स का जिक्र कर रहे थे SGPGI की। मैं यहाँ पे बस यही कहना चाह रहा था कि हमें अब राजधानी में एक कॉमन पूल ऑफ डॉक्टर्स बना के उससे कोविड अस्पताल चलाने होंगे, ताकि SGPGI जैसे जो अस्पताल हैं जो कि केवल सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज देते हैं, वो अपने मरीजों को फुल स्ट्रेंथ में कैटर कर सके। क्योंकि आप यदि वहां से ऑलरेडी कम रेजिडेंट आधे लेके यदि आप कोविड अस्पताल में लगा देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नॉन कोविड केयर कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, अनुज गुप्ता कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। अनुज जी, अपनी बात को रखें। अनुज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद अनुज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज हम यूपी में कोरोना ब्रेक फेल है उसको लेकर बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप अपनी बात रख सकते हो और ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। शनिवार को लखनऊ में 20, संत कबीर नगर में 14 केस सामने आए। रामपुर की बात करें, वहां पे 9, हरदोई में 8 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। कानपुर में 24 घंटे में 59 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कानपुर की बात करें, यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,000 से 652 तक जा पहुंची है। यूपी में अब तक 507 लोग दम तोड़ चुके हैं, उनकी मौत भी हो चुकी है। पहली बार एक दिन में 800 से ज्यादा संक्रमित केसेस सामने आए हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो कानपुर शहर हो या फिर लखनऊ की बात, जैसा कि सैयद जरीन
बता भी रही थी। डॉक्टर आकाश माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए जो व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। सैयद ज़रीन, आपने डॉक्टर आकाश माथुर को सुना जहां पर वो SGPGI का जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो है हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जमीनी स्तर पर इन अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या देखती हैं? क्या वहां पर मरीजों को सही तरह से ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, या कोरोना से संक्रमित है, या फिर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं? नहीं, अगर आप कोविड-19 के पेशेंट्स की बात करें तो जो लखनऊ तक मैं गई हूँ, तो मैं लखनऊ में अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो KGMU हो, चाहे वो PGI हो, तो अच्छा चल रहा है। मैं लोगों से, जो कोविड पेशेंट्स हैं, तो मैं उनसे बात भी करती हूँ, तो बताते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग की जो उनको दवा चलाई जाती है और काफ़ी खासा ख्याल रखा जाता है। शुरू में मेरे एक आध जानने वाले थे, मैंने उनसे बात भी करी, तो उन्होंने बताया कि शुरू में हमारा मोबाइल ले लिया, लेकिन बाद में मोबाइल भी उनको दे दिया था। अच्छी फूडिंग दी जा रही है, अच्छी एक केयर हो रही है, तभी मेरे ख्याल से इतनी जल्दी जो है वो पेशेंट जो है वो ठीक हो अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो मैं लखनऊ में देख रही हूँ। बाकी जो अब हम टीवी ग्राफिक के जरिए हमको पता चल रहा है कि कहीं कहीं पर अच्छी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे वहां पे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो जो दिक्कतें थी वो थी, लेकिन फिलहाल लखनऊ की मैं बात कर रही हूँ। लखनऊ में जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कोविड पेशेंट्स को, वो अच्छा दिया जा रहा है। लेकिन समस्या इस वक्त यही बनी हुई है कि अगर कोई भी इंसान किसी और बीमारी में ग्रस्त है तो उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है कोविड टेस्टिंग की, क्योंकि यूपी सरकार ने अपनी एक गाइडलाइन दी है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों का कोविड टेस्ट कराएगी जो मुफ्त में, मैं कह रही हूँ, जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, जिनको वो चिन्हित करेगी, जिनमें वो देखेगी कि कोविड के कुछ ऐसे उनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर अदर बीमारी के लिए तो आपको प्राइवेट कराना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि कल से जो महंगा टेस्ट था वो अब वो 2500 रुपए में होने लगा है। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको कम से कम, इसको और कम करा जाए, क्योंकि एक देखिए, किसी भी देश की अगर हम कहें कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है, तो वो होती है मध्यम वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास या जो गरीब तबका होता है। तो उनको ज्यादा देखिए 3 महीने सबका कारोबार ठप रहा, तो जो अगर वो बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं तो कहाँ से वो इतना पैसा जुटाने पाएंगे अपने टेस्ट को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको और जो टेस्ट जो 2500 होता है इसको और कम मैं तो कहूंगी इसको मुफ्त कर देना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं। सैयद ज़रीन, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इस वक्त लोगों के पास रोजगार नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 21 जून तक हाई रिस्क, कोरोना की लास्ट डेट फिक्स। सूर्य ग्रहण से जीवन में आएंगे ये बदलाव, देश व दुनिया पर पड़ेगा इसका प्रभाव। किस राशि के लिए शुभ है सूर्य ग्रहण, मूलांक के हिसाब से क्या शुभ क्या अशुभ, जानिए आचार्य लंकेश से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात सुबह बोलेगा में रख सकते हैं। और चर्चा करने के लिए सैयद जरीन भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जरीन, जिस तरह से मामले रफ्तार पड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने अपनी एक पक्ष रखा, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो क्या नजर आ रही है। क्या इसमें यह समझा जाए प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, क्योंकि हम हर जगह शहरों के जो डीएम है, जो जिला प्रशासन है, वो कभी रात में कुछ फैसला लेते हुए नजर आता है, कभी सुबह कोई फैसला हमने देखा इस तरह के लिए गए जहां पर कहीं पे दाएं दुकान खोली गई, कहीं पे बाएं दुकान खोलने की बात कही गई, या कई जगहों पर हमने देखा जो जिला प्रशासन बहुत कंफ्यूज भी नजर आया, उसका समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कदम उठाने की जरूरत है। और क्या ये बहुत बड़ी वजह मानी जाए जिसकी वजह से जो है हमने देखा पलायन में जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं पर हमने देखा बेधड़क वो भी चले जा रहे हैं, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है, कई जगहों पर उन्हें रोक के क्वारंटाइन भी किया गया। तो क्या ये एक जो प्रशासनिक अमले की बहुत बड़ी कमजोरी इसमें रही है, जिसकी वजह से भी संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है? देखिए, आज से लेकर के और 1 जून तक एक लंबा लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान ने इसको जो है वो इसको पालन करा है इस लॉकडाउन का, और एक लंबा समय प्रशासन के पास रहा तैयारियों को सही से प्रॉपर निभाने का। जैसे अचानक बिना किसी तैयारी के आपने लिकर शॉप यानी कि शराब की दुकानें खोल दी, आपने उसका नतीजा क्या देखा कि लोग भीड़ टूट पड़ी उसके ऊपर। यानी कितना बड़ा कोरोना जो है वो मैं तो कहूँगी संक्रमण का ब्लास्ट हुआ उसके बाद है। उसके बाद जब 1 जून को अनलॉक 1, उसके बाद अनलॉक 1 का ऐलान हुआ कि अब सारी चीजें खोल दी जाएंगी, लेकिन एक दायरे के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये कहूंगी कि एक सभ्य नागरिक होने के नाते हर भारतीय का फर्ज है कि वो जो गाइडलाइन मिली उसका पूरा प्रॉपर पालन करें। लोग अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो पालन सैयद जरीन कौन कराएगा? हमने लखनऊ की बाजारों में भी आप जाके देख सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रशासन के लिए कह रही हूँ, एक लंबा समय मिला था, मैं वही बता रही हूँ, एक लंबा समय मिला था चीजों को मैनेज करने का, कि जब आपको पता था कि एक ना एक दिन हमें लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, उसके बाद जब भीड़ निकलेगी, लोग अपनी जरूरत के लिए निकलेंगे, तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का एक, मैं तो कहूंगी, फेलियर है कि वो इस चीज को मैनेज नहीं करने पा रहे हैं, लोगों को समझाने नहीं पा रहे हैं, कि लोग समझने नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें जिम्मेदारी तो प्रशासन को लेनी पड़ेगी ना। आप सड़कों पे निकलिए, आप बाजारों पे देखिए, मैं अगर निकलूंगी, मैं अपनी एक तैयारी से निकलूंगी, लेकिन मेरे बगल से जो लोग निकल रहे हैं वो किस तरह से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगर संक्रमित है तो मैं भी संक्रमित हो जाऊंगी। मैं लाख अपने आप को, मैं मास्क पहन लूं, मैं लाख अपनी वो कर लूं, तो कहीं ना कहीं देखिए, तो ये थोड़ा सा प्रशासन को कड़ापन और सख्ती दिखानी पड़ेगी कि लोग इसका प्रॉपर पालन करें। आप सड़कों पे निकलिए, लोग अब मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोग सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं अपने आप को। वो सारी चीजें हमें ये तो सख्ती से ही आनी पड़ेंगी। और एक लंबा, मैं बार बार कहूंगी, एक लंबा समय प्रशासन को मिला था चीजों को मैनेज करने का। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा इस वक्त सख्ती की जरूरत है? और इसके साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं आने वाला अगस्त का जो महीना है ये बहुत बूमिंग सिचुएशन होने वाली है, कोरोना के संक्रमण और ज्यादा बढ़ेंगे, तो उसको लेकर हमारे हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, कितनी बेड की व्यवस्था की गई है आने वाले दिनों की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सवाल आपने किया कि प्रशासनिक अमला की व्यवस्थाएं कैसी रही हैं, तो एक रिएक्शनरी स्टेज में हम लोग रहे हैं कि एक्शन होता है, फिर हम रिएक्शन करते हैं, और एक कंफ्यूजन की स्टेट हमेशा प्रशासन में देखी जाती है कि आज एक नियम बनता है, दूसरा कल नियम कल बन रहा है, आज ये नियम आ गया, कल वो नियम आ गया। तो हमें समझना होगा कि कोरोना 6 महीने से साल तक कहीं नहीं जाने वाला है। बीच में यदि वैक्सीन बनता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म बनानी पड़ेंगी। एक दीर्घकालिक प्लान आपके पास होना चाहिए जिसमें आप ये डिड्यूस करें कि 6 महीने और 1 साल की हमारी क्या प्लानिंग होगी, बजाय इसके कि हम हर दूसरे दिन अपना प्लान बदल के एक नया सरकारी आदेश जारी करें। दूसरी चीज मुझे लगती है कि जैसे नॉन कोविड पेशेंट्स की भी केयर का सवाल है, हमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का भेद भूलकर प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा मरीजों को कैटर करने के लिए इस
चिकित्सा चक्र में शामिल करना होगा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट सेटअप्स में मरीजों को सब्सिडी दी जाए, मरीजों को इलाज मुफ्त कराया जाए, पीपीई किट जैसे सरकार उपलब्ध सरकारी अस्पतालों में कराती है, प्राइवेट अस्पतालों में सब्सिडाइज स्टेट में कराए, ताकि प्राइवेट अस्पताल भी एक बार सिस्टम का हिस्सा बन के और नॉन कोविड मरीजों को एटलीस्ट अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाए। जहां तक बेड्स की व्यवस्था है, अभी सरकार ने 1 लाख बेड्स का दावा किया है। मुझे लगता है कि यदि वास्तव में इतनी व्यवस्था है तो हमारे हालात उतने नहीं बिगड़ने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से केस हम रोज बढ़ते हुए देख रहे हैं, 1 लाख बेड भी यदि फुल हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि 1 लाख बेड भी अगर फुल हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विनोद बुलंदशहर से हमारे साथ दर्शक हैं। विनोद जी, अपनी बात को रखें। विनोद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मुझे लग रहा है विनोद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात को पूरा करें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें अस्पताल हो चाहे प्रशासनिक अमला हो, सभी को खुद की स्थिति 6 महीने से साल के लिए तैयार करनी चाहिए। और पॉलिसीज चाहे डिस्चार्ज की हो मरीजों की या बाजार खोलने की, अनलॉक की, ये सभी इस तरीके से सरकार को तय करनी चाहिए कि 6 महीने और 1 साल का हम विचार अपने मन में लेकर चलें। इन चीज़ों पे डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमी वहाँ पे महसूस की जा रही है? जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात प्राइवेट हॉस्पिटलों का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे पीपी किट और तमाम चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, और किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि कि जो मुश्किल वक्त आगे आने वाला है, जिसका एहसास जो है वो अभी महसूस किया जा रहा है, उससे हम निपट सकें? देखिए, जिस तरीके से जब लॉकडाउन था तब सरकार ने होम डिलीवरी को प्रमोट किया था। मेरे हिसाब से उस चीज को अभी भी प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि जो छोटी मोटी जरूरतें हैं उनके लिए लोग अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकलें। अब हमने देखा कि जिस दिन शराब के ठेके खुले उस दिन भी बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज इस शहर में, इस देश में है ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक पतन की ओर भी इशारा करती है। लेकिन फिर भी सरकार की मजबूरी है कि शराब से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो ज्यादा दिन तक शराब की दुकानें बंद नहीं रख सकते। लेकिन ये ऐसी गैर जरूरी चीजें हैं जिनको आप ऑप्शनल बेसिस पे होम डिलीवरी करवा के कम से कम बाकी लोगों को रिस्क पे ना लें समाज में। तो जो भी सर्विसेज ऐसी है जो होम डिलीवरी बेसिस पे मैनेज हो सकती हैं, वो होम डिलीवरी पे अवेलेबल कराई जाए। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे जैसे केस बढ़ेंगे और हमें घर पे मरीजों को रखने की आवश्यकता होगी, तो हम अभी से इस चीज की तैयारी करें कि जो छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं या पल्स ऑक्सीमीटर हैं, जो पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं, इन सबको हम अभी से इतनी संख्या में एकत्रित करना चालू करें कि यदि आगे जाके हमें मरीजों को घर पे रखने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें पल्स ऑक्सीमीटर, छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब चीजें घर पे ही मुहैया कराई जा सके। साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, व्यवस्थाओं का जिक्र किया। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग बेड्स की बात कर रहे थे, जब ये रफ्तार ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में मैं मान सकता हूँ कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हों, लेकिन इसके अलावा जो बाहर के ज़िले हैं या बाहर के गाँव हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थिति और ख़तरनाक होती जा रही है। हमने क्योंकि कई जगहों से ऐसे खबरें लगातार हम पढ़ते रहे हैं जहाँ पर किसी महिला की डिलीवरी सड़क पर हो जाती है, किसी की महिला की जो है एम्बुलेंस में मौत हुई जा रही है, कहीं पर कोई लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं, उन्हें वहाँ से भगा दिया जा रहा है। इस तरह की भी खबरें देखने को मिल रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की सरकार और प्रशासन को ज़रूरत है और वो नहीं कर रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ग्राउंड पे उतर के व्यवस्थाओं को देखना ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे देश में एक पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ ज़्यादा है कि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उनका ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है। मतलब अस्पताल में लागू होने वाली पॉलिसी भी हम देखें तो उन लोगों को ज़्यादा फ्रेम की जाती है जिनका ना अस्पताल से कोई सरोकार है, जो ना सरकार, जो ना अस्पताल में उतर के देखने वाले हैं कि उस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी कितनी है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में भी एक कंटिन्यूम होना चाहिए। लोग व्यवस्थाओं को देखने के लिए जमीन पर उतरें। इस मामले में मैं तारीफ करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने खुद कुछ अस्पतालों में इमरजेंसी में जाके देखा कि वहाँ कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इन चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका स्मूथ एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा सके। और सैयद जरीन जी, अब मेरा सवाल है, क्योंकि अब तो यूपी 112 में भी कोरोना का संक्रमण फैल गया है। ये हेल्पलाइन थी जहां से लोग मदद मांगा करते थे, लेकिन अब उसमें भी संक्रमण फैल रहा है। अब तो एक और ज्यादा मुश्किल लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी जब हेल्पलाइन नंबर ही नहीं काम करेगा।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम लोगों को कितना ज़्यादा ये हमें क्योर कर के चलनी है। देखिए, दिल्ली सरकार ने कितने बड़े-बड़े दावे करे थे कि हमारे पास इतने लाख बेड्स हैं, हमारे पास ये है, अगर इतने बढ़ेंगे तो हम ये कर लेंगे। लेकिन जब देखिए, जब महामारी बढ़ती है, तो सँभालने को बहुत मुसीबत लाले लग जाते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है, तो हमें अभी स्थिरता है इस बीमारी की। इतनी तेजी से संक्रमण नहीं फैल रहा है, लेकिन जो डे बाय डे हम देख रहे हैं कि नहीं फैल रहा है, तो हमें अभी से मजबूत तैयारियां करनी है कि देखिए अभी ये हेल्पलाइन नंबर में फैल गया। इससे पहले मुख्यमंत्री जो उनका सेंटर था उसमें 47 निकल कर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये संक्रमण जो है वो भयावह अपनी शक्ल ले रहा है। तो हमें अपनी जो प्रशासन है उसको मजबूत तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि देखिए हम यूपी में रहते हैं और ये सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान का। तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर इस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे तो इस जो स्थिति है वो और भी ज्यादा गंभीर भयावह हो जाएगी। तो हमें अभी से अपनी तैयारियां प्रॉपर करनी पड़ेगी। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको समझें, इस बीमारी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि इस गंभीरता को समझें। जो आप टीवी पे फ्लैश आंकड़े देखते हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की गिनतियां हैं, जिनके किसी के परिवार के सदस्य हैं ये जो संक्रमित हो गए हैं। जो हम मौत के आंकड़े दिखा रहे हैं, ये किसी के लव वंस, किसी के प्रिय हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमें समझना पड़ेगा इस बीमारी की गंभीरता को। ये जानलेवा बीमारी है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्थिति बिगड़ने से पहले वो प्रॉपर तैयारी कर ले। क्योंकि दिल्ली को देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है कि आपने अपनी टेस्टिंग को क्यों घटा दिया, आपने पहले से स्थिति को क्यों नहीं जो है वो कंट्रोल में करा। और रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या सिर्फ सरकार का इंतजार करेगा? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल के जो ओनर थे उनका फर्ज नहीं था कि इस ऐसी पैंडेमिक स्थिति में, जबकि पैंडेमिक घोषित हो चुका है ये, तो उनको तो खुद आकर के आगे आना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि हमारे हॉस्पिटल का जितना भी भाग आपको चाहिए कोविड पेशेंट्स के लिए आप बिल्कुल ले लें। लोग इस वक्त जो देश के बुद्धिजीवी हैं, जो लोग देश के संपन्न लोग हैं, उन्होंने आकर के इसमें अपना योगदान दिया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की और सैयद जरीन, इसकी जगह तो दूसरी चीजें हो रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो और मरीज को जो है उससे पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इस मुश्किल के वक्त में लोग संभावना तलाशने में लगे हुए हैं। चल रहे हैं बाकायदा पैकेजेस चल रहे हैं। तो आप एक वर्ग को आप उनसे पैसा ले लेकिन जो एक मध्यम वर्ग है, जिनके टैक्स से आपका हॉस्पिटल चल रहा है, जो आपको पे करते हैं, आपको उनके लिए भी तो कुछ करना है। ये स्थिति खुदा ना करे कि दोबारा हमारे देश पर किसी के ऊपर आए। लेकिन अब जब ये स्थिति बन गई है तो सबको आकर के आगे बढ़ना है और सबको इस मुश्किल वक्त में जो है वो साथ देना है। और ये इसलिए भी सैयद जरीन जरूरी होता है क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनी, जब अनलॉक में कई सारी कंपनीज चालू हुई हैं, फैक्ट्रियां भी कुछ चालू हुई हैं, हम ये भी देखने को मिल रहा है वहां पर ना सही तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, ना उन्हें मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ना उन्हें एक जागरूकता के लिए सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है। और ये भी एक बहुत खतरनाक स्थिति, क्योंकि जब अनलॉक हुआ, लोग काम करना शुरू हुए, तो अब लोग बहाना बना रहे कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, ना हम इन चीजों पर खर्च करेंगे। अब ये स्थिति भी एक सामने खड़ी होगी और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पर लोगों को सही तौर पे ना मास्क, ना उन्हें सैनिटाइजर, ये तमाम चीजें दी जा रही हैं। बिल्कुल, सरकार को देखिए मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, जो कम से कम ऐसे जो प्राइवेट उद्योग चल रहे हैं वहां जाकर बाकायदा सर्च करे, बाकायदा वहां पर जाकर के जागरूकता अभियान चलाए कि किस तरीके से जो वहां पे लेबर्स काम कर रहे हैं वो अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करें, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये सारा देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जाएं, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर आता है वो तो हर तरह से चाहेगा कि भाई उसका तो 3 महीने कारोबार बंद रहा, तो वो हर तरह से चाहेगा अपने जो उनको लॉस हुआ वो उसको अपना फुलफिल करना चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सरकार को ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी बिठानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे जरूरी है इंसान की जिंदगी। एक इंसान की, प्रधानमंत्री ने क्या कहता है, सबसे जरूरी जो है वो एक इंसान की जिंदगी को बचाना है। तो हम जान है तो जहान है, तो हम कैसे किसी की भी जिंदगी को खतरे में डाल सकते, क्योंकि ये बीमारी तो देखिए ऐसी है कि तो जानलेवा बीमारी है, कि किसी की भी जान ले सकती है।
तो हमें प्रशासन को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, बाकायदा एक कमेटियों का गठन करना पड़ेगा कि वो जाकर टाइम टू टाइम जाकर चेक करें बच्चों में क्या होता है। बाकायदा ऐसी कमेटीज होती हैं जो जाकर के चेक करती है कि जो वहाँ पे लेबर क्लास जो काम कर रहा है वो वहाँ पे ठीक से उसका प्रॉपर उसका उनको सारी जो चीजें हैं वो मुहैया कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही। तो अब इस पेंडेमिक कंडीशन में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कमेटियों का गठन करें तो जा करके ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स में जाएं और जाकर के वहाँ डेली ये बहुत अच्छी सही है जरीन आपने बात करी कि मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम जो फैक्ट्रियां और जो कंपनियां खुल गई हैं यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर मनमानी भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोगों के साथ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी एक तरफ किया जा रहा है, एक तरफ उन्हें ये भी देखने को मिल रहा है कि उन्हें उनकी सैलरी में तो कटौती हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ना उन्हें मास्क ना उन्हें सैनिटाइजर वगैरह ये भी चीजें नहीं दी जा रही हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को थर्मल स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां या फैक्ट्रियां हैं जो इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही। डॉक्टर साहब, सैयद जरीन ने रैपिड किट का जिक्र किया था, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि संक्रमण की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है तो हमें टेस्ट की भी रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है, और मौजूदा वक्त में जो टेस्ट की रफ्तार चल रही है वो ऐसा लग रहा है ये बहुत कम है। आपको क्या लग रहा है, कोई ऐसी चीज पे काम हो रहा है जहां पे बहुत ही वक्त रहते जो है संक्रमण के मामले को पता किया जा सके और फिर उसका इलाज किया जा सके? निश्चित रूप से देखिए, इसी जो प्रयास चल रहे थे उन्हीं के कारण ट्रूनेट मशीन हमारे सामने अभी आई है। इसके अलावा एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग किट्स जो पहले आ रहे थे उनमें हमने देखा उनके नतीजे काफी अच्छे नहीं थे, तो एक रिलायबल एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग किट बनाने का प्रयास जारी है और एंटीजन टेस्ट करके एंटीजन टेस्टिंग किट्स भी बनाए जा सके, इसका प्रयास भी SGPGI जैसे रिसर्च सेंटर्स जो है वहाँ पे चालू है। दूसरा एक मैं समझता हूँ कि सरकार को जो व्यवस्थाएं हैं सिर्फ पुलिस अमला व्यवस्थाएं शायद ना संभाल पाए, तो एक हमें जनता से भी वॉलंटियर एक जनता पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, जहां हम हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की परिधि में 2 या 5 लोगों को जनता पुलिस की जिम्मेदारी दें, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रोज ये अपडेट कर सकें कि क्या उनके एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हो रहा है, वहाँ पे किस चीज की जरूरत है, वहाँ पे क्या मास्क सरकार को प्रोवाइड करने की जरूरत है, वहाँ सैनिटाइजर देने की जरूरत है। दूसरा, एक ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। अधिकतर जगह हम देख रहे हैं कि एक टेम्परेचर गन लोगों को पकड़ा दी गई है, गार्ड को पकड़ा दी गई है, लेकिन उनको ना उससे सही टेम्परेचर लेना आता है, तो उसके कारण भी काफी परेशानियां हो रही है। उसमें यदि आप सही डिस्टेंस पे नहीं लेंगे, सही प्रक्रिया से टेम्परेचर नहीं लेंगे तो टेम्परेचर गलत आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान हो, जनता पुलिस जैसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जिम्मेदारी दी जाए कि भाई जनता में जागरूकता और जनता में नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। तो जागरूकता, ये बहुत अच्छी बात आपने की, कोरोना योद्धा का जिक्र किया और वॉलंटियर्स का जिक्र किया, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, जो लोगों को जागरूक करे, जो लोग बड़ी तादाद में सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिलहाल कपिल गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ है। कपिल जी, अपनी बात को रखें। कपिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जल्दी से अपनी बात को रखें। कपिल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी डॉक्टर जी सवाल था। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था कि जैसे जैसे हमारे मोहल्लों में हेलो 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 जल्दी से अपनी बात हेलो तो शायद कोशिश करिए, जब भी आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, तो अपने टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए और अपनी बात को रखें ताकि कि आपका सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंच पाए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम लोग जब किट की बात कर रहे थे, क्योंकि लोगों के जहन में अब ये सवाल है, भाई कोरोना के साथ ही हमें जीना है, लेकिन इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए इंडिया के लेवल पे या फिर उत्तर प्रदेश के लेवल पे किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? खासकर हम वैक्सीन की बात करें या फिर कोई किट की बात करें, क्या कोई ऐसी किट आने वाले टाइम में आ सकती है जो बहुत ही, क्योंकि 2 घंटे में जैसे ट्रूनेट मशीन जो है संक्रमण बता रही है, मिनटों में वो चीज़ें पता लग जाएं, इसको लेकर क्या कुछ काम चल रहा है? इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं। जैसा मैंने बताया
कि ये एंटीबॉडी एंटीजन टेस्टिंग किट पे हम लगातार एसजीपीजीआई में प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक बीमारी को खत्म करने का सवाल है तो पहले हमने देखा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कुछ इनिशियल पॉजिटिव नतीजे सामने आए। अभी डेक्सामेथासोन को लेकर वही नतीजे सामने आ रहे हैं जो कि कुछ सकारात्मक है। लेकिन रेमडेसिविर और जैसी दवाइयां जो कि विदेशों में उपलब्ध है जिनसे कुछ सकारात्मक नतीजे देखे गए हैं, धीरे धीरे भारत में भी वो दवाइयां लाई जा रही हैं और लाने का प्रयास जारी है। हमें उम्मीद करनी चाहिए सकारात्मक प्रभाव आएगा, लेकिन 100% कहीं भी इन किसी भी दवाइयों का प्रभाव नहीं देखा गया है। और वैक्सीन अभी भी एक दूरगामी स्वप्न की तरह है जो कि हर आदमी बात तो कर रहा है, लेकिन उस दिशा में बहुत ज्यादा सकारात्मक कुछ परिणाम हमारे सामने आए हो ऐसा अभी नहीं हुआ है। इस बीच मैं आपसे डॉक्टर साहब ये समझना चाहूंगा, तमाम लोग इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस वक्त जबकि रफ्तार इतनी ज्यादा कोरोना संक्रमण की है, किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, किस तरह के कदम एक आम आदमी को उठाने की जरूरत है, मैं चाहूंगा एक बार लोगों को आप बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से बॉटम लाइन एक चीज हर व्यक्ति मान के चले कि आप अपने दिमाग में बैठा ले कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप जिसके भी पास में खड़े हैं, आप सबको कोरोना संक्रमित मान के चलिए। आप ये मान के चलिए कि सबके सब आपके आसपास कोरोना संक्रमित हैं और ऐसी कंडीशन में आप क्या प्रिकॉशन लेंगे, वो प्रिकॉशन हर व्यक्ति के साथ चलना है। आप उससे एडिक्वेट 6 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क कभी भी नहीं उतारना है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है मास्क को गलत तरीके से पहनना। मास्क को जब आप पहनते हैं तो नाक और मुंह दोनों ढके रहने चाहिए। हम अधिकतर ये प्रवृत्ति देख रहे हैं कि मास्क एक एंट्री पास की तरह पहना जा रहा है कि भाई नियम बन गया है कि मॉल में जाने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, तो एक मुंह पे लटका लिया, अंदर जाके उसको नाक के नीचे कर लिया। उस चीज का बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। आप नाक मुंह ढक के रखिए। ये हम मानते हैं कुछ लोगों को शुरुआत में महसूस होती है मास्क को पहनने में, क्योंकि हम लोग उसके आदी नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप उसको पहनना चालू करेंगे तो उस भावना से आप उबर पाएंगे। तो हैंड सैनिटाइजर, छोटे सैनिटाइजर अपने हाथ में पास में रखें। उससे भी बेहतर है कि आप साबुन से हाथ धोते रहें और ये कोशिश करें कि किसी भी वक्त अपने हाथ को नाक और मुंह से ना लगाएं। ये चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही, जिस बात को लगातार हम उठाते भी रहते हैं, आपको ये मैसेज देते रहते हैं, चाहे वो इम्यून सिस्टम की बात हो, उसको बेहतर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, या फिर इस मुश्किल के वक्त में जैसा कि आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जहां पर आपको खुद ही से अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझना पड़ेगा, खुद से वो कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि कि आप खुद को भी सुरक्षित रख सकें और समाज को भी सुरक्षित रख सकें। सही ज़रीन हम लखनऊ में देख रहे हैं क्योंकि राजधानी है, क्योंकि राजधानी में जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो फिर आप दूसरे शहरों का या ज़िलों का फिर आप उनको बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा कि बाज़ारों में बड़ी तादाद में भीड़ है, मंडियों में मैंने देखा बड़ी तादाद में लोग भीड़ है, और इनको संभालने के लिए मैं देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ज़रा सा भी एक्टिव मोड में नहीं है, जबकि स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि अब जो सीएम हेल्पलाइन तक जो है कोरोना वायरस पहुँच गया है। 112 की बात करें, वहाँ पर भी संक्रमण के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। उन सब के बीच जहाँ पे डीजीपी साहब बैठते हैं, जहाँ पे प्रशासनिक अमले का पूरा हेडक्वार्टर है, वहाँ की स्थिति यह है, तो बाकी की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। बिल्कुल आरिश, देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो है हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। नहीं, हमें कोरोना के साथ जीना नहीं सीखना है, हमें उससे लड़कर, उससे एक कदम आगे चल करके हमें जिंदगी जो है वो अपनी जीनी पड़ेगी। हमें उसको हराना पड़ेगा, उसको बैकफुट पे लाना पड़ेगा, तभी हम अपनी जिंदगी को सर्वाइव की तरफ हम लोग ले जा पाएंगे। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि जैसे मार्केट्स में वैसी ही भीड़ है। अच्छा, जो मंडियां थी, जो सबसे कोरोना संक्रमण का जो हमारे शहर में यानी कि लखनऊ से पहले जो स्टार्ट हुआ है, वो इन मंडियों से संक्रमण का शुरुआत हुई है, क्योंकि मंडियों में इस तरीके की भीड़ लगा दी गई, उस वजह से जो है वो स्टार्ट हुआ। वहां पर आपको पुलिस प्रशासन नजारा दिखा जब शुरुआत हुई। आप मार्केट्स में जाइए, आपको पुलिस प्रशासन नजारा दिखेगा। आप जहां आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको वो सख्ती नहीं दिखेगी। तो जिस चाल में चल रहा है, जो चीज अपनी जिंदगी में चल रहा है, उसको कहीं पर भी जो है आपको पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव होता नहीं नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये ढीलापन जो है ये हमें खत्म करना पड़ेगा।
अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो मैं बार बार कहूँ कि हमें जिंदगी साथ में नहीं जीनी है, हमें उससे लड़कर एक कदम आगे चलना है। तो जैसे जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 47 निकल कर आए, अभी 1090 में जहां पर हम कॉल करके बताते हैं कि कोविड की खबर देते, वहां पर भी निकल कर आ गए। तो कहीं ना कहीं देखिए अब हमारा प्रदेश, हमारा जो शहर है, ये भी दिक्कत में पड़ रहा है। तो अभी से ही हमें एक्टिव मोड में आना पड़ेगा और इस संक्रमण को रोकने की पुरजोर कोशिश करनी है। इसको लड़कर हमें आगे बढ़ना है। लड़के हमें इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी बात कि लड़के हमें इससे जीतना है। और अभी क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर संक्रमण के केसेस कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैयद ज़रीन आपका जुड़ने के लिए, डॉक्टर आकाश माथुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम कॉलर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थिति बहुत गंभीर है, संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना, मास्क पहनना, हाथों को धोना। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि आपको अपने हाथों को नाक और मुंह तक बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, और ये तो अपने दिमाग में बात बिल्कुल डाल लेनी है और गांठ बांध लेनी है कि कोरोना कहीं गया नहीं है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।